नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे है। उस दिन के लिए कोटा के जो रंगकर्मी है उन लोगों से हमने परिचर्चा करने की कोशिश की। आज आपके साथ हम मुलाकात कराएंगे रंगकर्मियों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगकर्म को समर्पित कर दिया है। अलग अलग पेशे से होने के बावजूद भी अपने इस शौक को जिंदा रखने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी इनको याद किया जाता है तैयार रहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो हम इनसे ये परिचर्चा करेंगे, स्वयं करेंगे, मगर इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि यहाँ पर रंगकर्मी की क्या स्थिति है, नाट्य की क्या स्थिति है और किस तरह से ऑडिटोरियम वगैरह जहाँ पर ये अपने अभिनय को दिखा सके लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसटीएन के विशेष कार्यक्रम में। अगर आप परिचर्चा कर रहे हैं, अपने आप में परिचर्चा कर रहे हैं तो आप लोग कीजिए और ये कुछ जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दे कि रंगकर्म की क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता साहब, आपका एसटीएन का हम सब आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ है, मेरे इस तरह विराजे हैं आदरणीय उदय मणि कौशिक साहब, मेरे साथ हैं अनुजी धाकड़ साहब और इस तरफ विराजे हैं अश्वत्थामा दादीच और मैं आपका दोस्त राम शर्मा कापरेट। दरअसल रंगकर्म का जब हम इतिहास देखें तो इतिहास तो निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला है और इस गौरव में हम वर्तमान को जब जोड़कर देखते हैं तो कई सारे पहलू सामने आते हैं। रंगकर्म की सबसे पहली स्थिति जो आती है वो संस्कृत नाटक से आती है। ईसा के 1500 वर्ष पहले से ही हमारा संस्कृत का इतिहास रहा है, वहीं से रंगकर्म भी चला आ रहा है। संस्कृत होके जब हम पारस थिएटर की तरफ आते हैं और आधुनिक थिएटर की तरफ आते हैं, चूंकि थिएटर तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, सांस सांस में लय है, लय के साथ संगीत है और संगीत के साथ में थिएटर है। सामवेद हो, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो या चारों वेद के अलावा जब इंद्र ने और बाकी सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने 5वां वेद अपने मुंह से निश्रित किया और नाटक को 5वां वेद कहा जाता है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो आइए इस परिचर्चा का करते हैं आगाज। सबसे पहले मैं श्रीमान अश्वत्थामा दादीच साहब से पूछूंगा कि आखिरकार रंगमंच का, थिएटर का इतिहास क्या रहा है। तो आइए अश्वत्थामा दादी जी से करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। आपने वेद की बात करी है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, उसके बाद 4 वेद उनके मुख से प्रकट हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से ब्रह्मा, जब देवताओं ने कहा कि पितामह कि आपने जो ये वेद बनाया ये श्रव्य है, कुछ ऐसा एक वेद बनाया जाए जो श्रव्य हो, दृश्य भी हो, तो ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से नाटक तत्व को लिया और सामवेद से संगीत को लिया, यजुर्वेद से भाव भंगिमा, एक्शन रिएक्शन को लिया और अथर्ववेद से उन्होंने उसको फीलिंग को लिया, जिसको रम रस कहते हैं। और सबको मिलाकर एक वेद और बनाया गया, उसको नाट्य वेद कहा गया। बिल्कुल सही। और इस नाट्य वेद को जो सबसे पहला प्रदर्शन किया भगवान शंकर ने किया। भगवान शंकर ने इस पे अपनी प्रस्तुति दी और वो था शिव तांडव जिसे कहते हैं। और जो इसमें रस निकल के आया, क्रोध रस में था ये, और इसी के साथ माता पार्वती ने भी इसमें अभिनय किया, जो शांत रस में उनके साथ निकल के आया। इसके उपरांत इस 5वें वेद को पृथ्वी पर लाया गया आचार्य भरत मुनि के द्वारा। जी जी बिल्कुल। जो संस्कृत में जितने भी नाटक हुए हैं अंत में लिखा जाता है भरत मुनि को धन्यवाद दिया जाता है। इसके बाद अगर हम त्रेता में बात करें तो वाल्मीकि जी ने इसको लिखा, द्वापर में इसी को वेद व्यास जी ने लिखा, और कालांतर में तुलसीदास का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इस नाट्य विधा को उन्होंने जन जन मानस तक पहुंचाया रामला के माध्यम से। जब इसको हम लौट के नीचे की ओर आते हैं तो वर्तमान में भारतेंदु जी ने इस नाटक विधा को गद्य विधा में लिखा, जो बहुत लोकप्रिय रहा और आज भी लोकप्रिय है। बीच में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने नाटक, जिसको यूरोपीय नाटक कहते हैं, और शेक्सपियर ने अपने नाटक, शेक्सपियर के जो नाटक थे उन्होंने यहाँ पर किए। इस प्रकार से ये नाटक वर्तमान में भारतेंदु युगीन नाटक के नाम से हम लोग जानते हैं। जी जी बिल्कुल।
निश्चित रूप से जहां से उत्पत्ति होती है वहां से इन्होंने सिरा पकड़ा और इस सिरे को आधुनिक नाटकों तक लेकर आए। जैसा कि हम दोनों की चर्चा में से दो चीज़ें तो निकल के आती है कि संस्कृत नाटक, उसके बाद में पारसी नाटक, और इसी बीच में आम जनता का नाटक जिसे हम लोक नाटक कहते हैं। लोक नाटक क्या है, इसके बिना हम कैसे अधूरे हैं, क्यों नहीं हम अनु जी से बात करें और ये जाने कि आखिरकार लोक नाटक होता क्या है और इसके संदर्भित पहलू क्या क्या है। आइए अनु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या क्या पहलू है जो लोक नाटकों को और ज्यादा सक्षम बनाता है। धन्यवाद राम जी, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि राम जी ने बताया कि लोक नाटक, लोक माना आम जन, और शास्त्रीय नाटक से पूर्व शायद लोक नाटक अस्तित्व में था। और साधारण व्यक्ति जब अपने दिन भर के क्रियाक्रम के बाद थक जाता था, हार जाता था, उसको कुछ दिन भर जो सीखा है उसको अभिव्यक्त करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मानव में होती है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने मनोरंजन के तौर पर इस लोक नाटक का उदय किया। और इसमें मुख्यतः विषय वस्तु, अभिनय और संगीत, तीनों को लेकर के उन्होंने अपना मनोरंजन, इसका अंतिम दर्शन हो सकता है, मनोरंजन के लिए लोक नाट्य की उत्पत्ति उन्होंने की। और ऐसा मानते हैं भारत में लोक नाट्य की उत्पत्ति लगभग 400 से 450 वर्षों पूर्व हुई थी। पर्शिया से ये निकल करके आता है भांड कला के रूप में। भांड कला के रूप में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर रियासत से होते हुए ये पंजाब और हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान के रास्ते तक और यूपी के रास्ते तक ये पहुंचता है। इस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया लोक नाट्य की रही है और समृद्ध भी रहा है। भांड कला, शंकर भांड करके एक हमारे विजयदान देथा जी ने बहुत सुंदर रचना रची है, उसके ऊपर अजय कुमार बड़ा भांड तो बड़ा भांड करके बहुत सुंदर एकल प्रस्तुति देते हैं। और भांड कला में अभी हमारे जानकीलाल जी को जो भीलवाड़ा के हैं पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और मंकी मैन के रूप में उनको पूरे विश्व में जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और मनोरंजन वाली कला है ये। इसमें स्वांग, हरियाणा में ये भांड लोकनाट्य स्वांग के रूप में स्थापित होता है। ये राजस्थान में आकर के और अपना रूप भवई के रूप में, गौरी के रूप में ले लेता है। और तमाशा शैली, जयपुर में तमाशा शैली का लोकनाट्य अस्तित्व में है। अब धीरे धीरे समय की मार खाते हुए वो थोड़ा फीका पड़ गया है। हमारे हाड़ौती अंचल में भी अगर हम लेकर के आते हैं तो धूड़िया तमाशा करके यहाँ पर भी लोकनाट्य परंपरा रही है। सांगोद के नाड़ में खेले जाने वाले तमाम खेल लोकनाट्य परंपरा के अस्तित्व को बचाए रखे हुए हैं। पाटुंदा की रामलीला जो ढाईकड़ी में और अपने विशेष छंद में कही जाती है, पिपरदा की रामलीला और अटरू की धनुष लीला और हरिणा कश्यप वध आदि करके इस प्रकार के लोक नाट्य है। मैं जानता हूं कि मेरे बचपन में राजा मोरध्वज, हरिश्चंद्र और अमर सिंह राठौड़ की कथा आदि बहुत सारे लोक ख्याल जिनको एक घुमंतु जनजाति राव लेकर के गांव से गांव जाते थे, लेकिन अब आधुनिकता ने उनके उस पहिए को जाम कर दिया है और लोकनाट्य अपना अस्तित्व खो गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही हमारे रंग परंपरा को शुरू से लेकर के यहाँ तक आने वाली कला थी। जो नौटंकी के बारे में यूपी में कहते हैं कि वहाँ की रग रग में बस गई है और वो कहती है कि कुल अदना आला सुनो बात मेरी चितलाए, बेनजीर किस्सा कहूँ सुन लो ध्यान लगाए। ये उसका छंद है जो कि बहुत ही सुंदर, हाँ, भरतवील छंद है जो बहुत सुंदर हुआ करता था और लोगों के जनमानस में रचा बसा हुआ था। धन्यवाद राम। अंत में आला खंड को जिस प्रकार से इन्होंने अपने इस वक्तव्य में शामिल किया, निश्चित रूप से एक पहलू और जोड़ दिया इन्होंने। आखिरकार लोक नाटक खत्म क्यों हुआ? क्योंकि हम आधुनिकता के दौर में आ गए। आधुनिकता में भी नाटक है, ऐसा नहीं है कि रंगमंच यहाँ खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रंगमंच यहाँ से लुप्त हो रहा है। आखिरकार आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें नाटक की क्या रही ऐतिहासिक स्थिति, तो आइए हम जानते हैं श्रीमान उदयमणि कौशिक साहब से कि आखिरकार आधुनिक नाटक की यात्रा क्या रही और आधुनिक नाटक की चुनौतियां भी क्या है। आप साथ साथ ये भी जरूर बताते जाइएगा। राम शर्मा जी ने अभी जैसा कि कहा है कि आधुनिक नाटक का जो इतिहास रहा है
देखिए, नाटक मानव सभ्यता का एक बड़ा अभिन्न सा हिस्सा रहा है। तो जैसा कि अश्वत्थामा जी ने बात शुरू करी है कि हमारी बिल्कुल शुरुआत से लेके और आज आधुनिक समय तक की जो ये यात्रा रही है, मैं इसके मोटे मोटे संदर्भों को थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से अगर आपसे शेयर करना चाहूँ। आज का जो उपलक्ष्य है 27 मार्च, जिसे वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए आधुनिक नाटक यानी मॉडर्न थिएटर जो बोला जाता है, तो 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध कह लीजिए, अब 1850 के बाद की बात है। तो एक्चुअली पहले जो पुरातन शैली थी वहां से निकल के नए विचारों का जब विचारवाद का समावेश हुआ, तो 4 तरह की धारणाएं आमतौर पे उसमें जुड़ी। उसमें से रियलिज्म एक था, सिंबोलिज्म एक था, एक्सप्रेशनलिज्म एक था और एग्जिस्टेंशनलिज्म उसमें अस्तित्ववाद। तो ये जो 4 रूपरेखा है, यहीं से आधुनिक नाटक वाला जो रूपरेखा है, इन्हीं से तैयार हुई। तो मैं अपनी छोटी सी बातचीत पूरे वैश्विक संदर्भ और भारतीय संदर्भ जो आधुनिक नाटक का रहा है, इस पे रखते हुए अपनी छोटा सा करना चाहता हूँ। तो जो रियलिज्म की बात है, अगर अपन वैश्विक स्तर पे देखें तो रियलिज्म की यानी ये 1850 का मैंने आपसे जिक्र किया, तो इसके जो सूत्रधार माने गए 3 बहुत प्रमुख लोग थे, जिनमें से एक नाम होता है हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन ने एक बहुत फेमस नाटक लिखा था, ए डॉल हाउस। बहुत ही फेमस नाटक था। तो हेनरिक इब्सन है, उसके अलावा एक नाम आप सबको याद होगा, एंटोन चेखोव। इसके अलावा एक अगस्ट स्ट्रिंडबर्ग करके एक थे। तो हेनरिक इब्सन का मैं उल्लेख ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो ए डॉल हाउस 1879 में इन्होंने ये नाटक लिखा था। इसी के साथ स्वीडन के जो ऑगस्ट जी थे और एंटोन चेखोव का आपको ध्यान होगा, रशिया की जो भी उस समय उथल पुथल थी, उन्होंने अपने नाटक में रखी थी। इसके बाद एक्सप्रेशन वाली साइड में जब आने लगे, इसके इसी में एक उल्लेखनीय नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का था। बिल्कुल। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम मैं विशेष उल्लेख रूप से इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी की उसमें होगा कि 1925 में नोबेल प्राइज मिला था उन्हें अपने नाटक और इसके साहित्य की सेवा के लिए। इसके बाद एक्सप्रेशन वाइज या सिंबोलिज्म वाइज जब बात आई, तो उसमें 2 नाम सूत्रधारों के रूप में रहे, जिसमें से ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग एक नाम था और सैमुअल बेकेट एक नाम था। इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके बाद जब स्थिति थोड़ी सी और बदलने लगी, इस बीच में नाटकों के परिवेश में काफी सारे परिवर्तन आए। इसके बाद जो एक जिसे कहना चाहिए कि यथार्थवादी जो एग्जिस्टिंग वाला था, इसको एब्सर्डनेस भी कहा गया। इसमें 2 नाम बड़े मुखर रूप से सामने आए। उसमें से एक नाम था जीन पॉल सार्थ का। उन्होंने एक बड़ा फेमस नाटक लिखा था, उसका नाम था नो एग्जिट। 1944 में उन्होंने ये नाटक लिखा था। और सैमुअल बेकेट ने एक जो नाटक लिखा, उसकी वो भी 20वीं सदी के सबसे चर्चित नाटकों में से था। उसका नाम था वेटिंग फॉर गोडॉट। तो ये वेटिंग फॉर गोडॉट चर्चित इसलिए भी है कि ये 20वीं सदी का ऐसा नाटक है कि जिसमें कथानक बिल्कुल नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 20वीं सदी का सबसे चर्चित नाटक था। तो थोड़ा सा इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य से अगर अपन अपने भारतीय उसमें बात करें, तो मैं बात वहीं से करना चाहूंगा कि जैसे भरत मुनि से जब बात चल के आई, तो भारत में नाटक का जो स्थिति है वो ईसा से 200 साल पहले से शुरू। लेकिन अगर हम आधुनिक नाटक की बात करें तो यहाँ भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था, देखिए उस समय भारत में नाटकों की जो मुख्य विषय शामिल किए गए, उसमें या तो स्त्री की जो स्थिति थी वो एक बड़ा विषय था, राजनीतिक हलचल एक बड़ा विषय था, जो भी सामाजिक स्थितियां थी वो एक बड़ा विषय था। और जैसा कि राम जी ने मेरे को बात करने के लिए कहा है कि अगर इसके थोड़े से इतिहास से हम करें, तो भारत में जो आधुनिक नाटक का एक तरीके से उदय मान लीजिए, तो इसको अगर अपन स्टेप बाय स्टेप लेके चले, तो जो प्रारंभिक स्थितियां थी उसमें इसके सूत्रधारों में 2 नाम बहुत मुखरता से, जैसे आपने एक नाम याद होगा राजा राम मोहन राय, एक नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो, राजा राम मोहन राय जी हो, तो उससे सामाजिक सुधारों को लेके इन्होंने उस समय बहुत बड़ा काम किया था। अगर नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आए, अगर आधुनिक नाटक को देखें, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके सामाजिक चेतना थी, उसमें 2 बड़े बहुत मुखर नाम निकल के आए। उसमें से एक नाम का जिक्र अश्वत्थामा जी ने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हिंदी में जहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत बड़ा काम किया था, वहीं पे इसी समय बंगाली में इनके साथ काम कर रहे थे, मतलब इनके पैरेलली काम कर रहे थे गिरीश चंद्र घोष जी। देखिए, भारत में 1950 के आसपास बंगाली थिएटर और पारसी थिएटर तो बड़े प्रभाव में आए, और पारसी थिएटर ने थिएटर को जनमानस तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा काम किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बहुत उल्लेखनीय इसलिए भी है, जैसे कि मैंने वैश्विक स्तर पे आपको हेनरिक इब्सन का बताया था कि उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर बोला जाता है, ऐसे ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हमारा फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर कहा जाता है, क्योंकि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इनका जो एक बहुत ही फेमस नाटक है अंधेर नगरी जी, जो अंधेर नगरी सन 1881 में इन्होंने ये नाटक लिखा था। तो आप देखिए, ब्रिटिश की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ इन्होंने वहां पे लिखा था। और अब जो तीसरा इसमें जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी रियलिज्म रहा, सिंबोलिज्म रहा, और फिर कॉन्टेम्परेरी जो समसामयिक जो है, समसामयिक में अगर मैं अपनी बात को समअप करूं तो बहुत उल्लेखनीय अगर अपन याद करें तो 4-5 ऐसे नाम हैं जहां पे जो एक सूत्रधार की तरफ से आए, जिसमें बादल जी हैं, बिल्कुल है ना, जिनका एक बहुत फेमस नाटक है भगवत अज्जुकम, है ना। इसके साथ मोहन राकेश एक बहुत उल्लेखनीय नाम है, विजय तेंदुलकर जी एक बहुत उल्लेखनीय नाम है, गिरीश कर्नाड एक बहुत उल्लेखनीय नाम है, हबीब तनवीर, ये सारे वो नाम है जिन्होंने मॉडर्न जो थिएटर है उसको अगर हिंदी के परिप्रेक्ष्य में करें तो इनके बिना वो पूरा नहीं होता। चाहे बादल जी का आपका भगवत अज्जुकम हो, मोहन राकेश जी का आषाढ़ के एक दिन हो, आधे अधूरे हो, और विजय तेंदुलकर जी का कोर्ट मार्शल नहीं, शांतता कोर्ट चालू आहे, मतलब भारत के सबसे ज्यादा खेले गए नाटकों में से एक, है ना। आधे अधूरे इसके साथ जो सबसे ज्यादा खेले गए उनमें से एक नाटक है। और इसी तरीके से हबीब तनवीर जी ने चरणदास चोर एक है, आगरा बाजार है। लेकिन अगर हम आधुनिक नाटकों की बात करें और उसमें से एक संदर्भ छूट जाए तो मुझे लगेगा कि बात अधूरी रह जाती है, जिसे कहते हैं स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक वाली जो स्थिति आई। तो भारत में अगर नुक्कड़ नाटकों की स्थिति देखें तो सन 1930 से 1945 का एक अपना एरा रहा, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने और महात्मा गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने नुक्कड़ नाटक को स्वाधीनता आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया। फिर एक टाइम आता है नुक्कड़ नाटकों का जो बड़ा समय रहा, जो 1975 से लेके 1977 जो आपातकाल का समय था, उस समय बहुत मुखर आवाज जनता की बन के नुक्कड़ नाटक आया। और नुक्कड़ नाटक में एक नाम जो ध्रुव तारे की तरह जो अब याद किया जाता है, उसका नाम था सफदर हाशमी। बिल्कुल सन 1980 से लेके लगभग 1990 का जो ये दशक था, आप देखिए सफदर हाशमी एक ऐसा नाम है, मैं इसलिए बहुत बड़ा उल्लेख कर रहा हूं कि उस समय की जन चेतना को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी इस आदमी ने। और केवल 19 साल की अवस्था में जन्म नाम से एक संस्था बनाई थी, जननाट्य मंच, और उस जननाट्य मंच से उन्होंने बहुत सारे नाटक, जो आधुनिक नाटक, आधुनिक जो स्टेट प्ले था, उससे बिल्कुल जनता को कनेक्ट करते हुए उन्होंने काम किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बहुत छोटी आयु में, जब सफदर हाशमी की उम्र कुल 34 साल थी, और एक नाटक को खेलते हुए, उस नाटक का नाम था हल्ला बोल, 2 जनवरी को नाटक के प्ले करते हुए कुछ राजनीतिक हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। और उसमें भी एक बहुत उल्लेखनीय बात ये रही कि उनकी जो पत्नी थी मलेश्री हाशमी, उन्होंने बिल्कुल उसी जगह पे, बिल्कुल उसी अगले दिन उस नाटक को किया। और उस नाटक की आधुनिक जो भारतीय नाटक है वो उसमें कितनी ताकत है ये बता के रखा। तो मैं अपनी इस आधुनिक नाटक पे जो मेरी छोटी सी बातचीत थी, मैं अपनी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और 27 मार्च का मैं एक छोटा सा उल्लेख कर दूं कि 27 मार्च को जो ये वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाने लगा, तो सन 1961 से इसकी शुरुआत हुई। और एक संस्था है, वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो उस इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट था, उसने पहला जो 27 मार्च को बनाया था, वो सन 1962 से जो परंपरा शुरू हुई। हमारा सौभाग्य है कि हमें इसका सहभागी बनने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस परिचर्चा का दूसरा रुख आवश्यक रूप से हम पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में जब हम हाड़ौती में बैठे हुए हैं, तो हाड़ौती के
कुछ ऐसे नाटक से संबंधित पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करते हुए हमारी चिंता व्यक्त अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि एसटीएन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं। आखिरकार अनु जी, हम रंगकर्मी होने के नाते वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां सामना कर रहे हैं और इनका निवारण कैसे हो? देखो, कोई भी कला विधा होती है, लोग कहते हैं कि रंगमंच मर रहा है, मैं कहता हूँ रंगमंच कभी मरता नहीं है, कोई भी कला विधा कभी मरती नहीं है। ये अपना रूप समय के अनुसार बदल लेती है। आज ये बदले हुए रूप में आप और हमारे सामने है, जो रील्स के रूप में या अन्य दूसरी विधाओं के रूप में है। ठीक उसी प्रकार से लोकनाट्य ने भी अपना पहलू बदला है और अपने प्राचीन रूप में आज भी वो अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि पाटुंगा की रामलीला और सांगोद का नहान और धुड़िया तमाशा और जयपुर के तमाशा से लेकर गौरी और भवई, ये लोकनाट्य रूप है जो आज भी अस्तित्व में है और रहेंगे। जैसा कि राम जी कह रहे हैं कि हाड़ौती में क्या इसका स्वरूप बन करके आता है, तो हमारी प्राचीन लोकनाट्य विधा को आज ही हमारी पुरानी पीढ़ी बचाए हुए है और नई पीढ़ी उसका नया रूप अख्तियार करके इसको आगे ले जा रही है। लोकनाट्य लोक के हृदय में निवास करता है। जब तक लोक रहेगा, लोकनाट्य अपना अस्तित्व बनाए रखेगा किसी न किसी रूप में। आप आनंद लीजिए इसका और सीख लीजिए और अपना मनोरंजन कीजिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आज इस अवसर पर हम लोग भी अभी विजयदान देता जी की प्रसिद्ध कहानी हाथीकांड को हाड़ौती भाषा में लेकर के आ रहे हैं। ये भी तो लोक कथा ही है और लोक कथा का लोक नाट्य रूप है ये। तो मैं कहता हूं कि इस प्रकार से आज भी इस समय में भी लोकनाट्य बचा रहेगा। धन्यवाद। आशा की इन किरणों के साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा, जैसा कि अनुज ने कहा, जय हो थाकी करके एक हाड़ौती डायलेक्ट में, हाड़ौती बोली में हम प्ले करने वाले हैं। इसी आशा के बीच हम भी कुछ करना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद इन सभी साथियों का मैं करता हूं, शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी इस परिचर्चा को हम यथाशीघ्र समाज के इन हवाओं में लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दत्ता जी से कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाएं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं सत्य न्यूज में आपके साथ हूं। मैं राम शर्मा कापरेन। लेकिन आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं अखबारों में और न्यूज में, एक राज्य में भयानक पड़ा हुआ है अकाल, उसकी करते हैं पड़ताल, क्योंकि वहां के कैसे हैं हाल देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा सीधा। और सीधा चलने के लिए हम चल रहे हैं आज पोलमपुर राज्य में। पोलमपुर राज्य में मैंने सुना है कि वहां के हालात बहुत ही गंभीर है। ऐसी स्थिति में क्या हम देख पाते हैं? तो आइए चलते हैं सीधे सीधे पोलमपुर राज्य में। पोलमपुर राज्य के एक आम आदमी से करते हैं हम बातचीत। आखिरकार कैसे हैं यहाँ के हालचाल? बकराल काल में अपनी महारानी जी तो गजब ही करिया छे। जनता तो मरो कब बचो, वाके हाथी बचवा चाहिए। हाथी तो बचे गई से भाया। अच्छा मत कहो जी, महारानी जी का चिंता तो छे चिंता। पोलमपुर राज्य के हालात बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। आम जनता त्रस्त है, लेकिन राजकुमारी अभी तक, राजरानी अभी तक क्यों नहीं पहुंची आम जनता तक? आइए जानते हैं राज सत्ता के सबसे ज्यादा करीब व्यक्ति खवास ठाकुर साहब से, आखिरकार क्या हो रहा है। महारानी जी अवतारा की अवतार को हुकुम बजाबा कर लेकर यो ठाकर खवास हाजिर छे। हाजिर कहीं मार तो मर जाबो छो कुछ। जो ठाकर का होता सता महारानी का आभा मंडल पर जनता को एक तुणक्यों भी दिख जावे। एक कार सु बचबा के लिए पूरा पोलमपुर का चारों तरफ इंदर धनक की बीजना सु हदबंदी करवा दी। और आप मनक कहताएं वह खुली आंखें सु दिख जावे। अजो संभव कोई ना, ये हदबंदी कहताएं केवल खवास की खास मंडली, उनमें भी कुछ खास सेवक आवड़ा मंत्री जैसा का खुली आंखें तो साफ देख सको जे। क्योंकि ईश्वर की नाई कुछ चीजें आम आंखों का भरोसा न रहे। ये हदबंदी से दुश्मन की फौज तो छोड़ो, इंदर राजो भी पोलमपुर में घुसवा की हिम्मत न कर पाओगे। आवड़ा महारानी जी तो सदा से ही बात न जाने च खवास ठाकर का इंतजाम में कभी कोई कसर न छूटी और नहीं छूटनी, क्योंकि करवा लागे खवास और आम काम भी बन जावे खास। देखिए,
महारानी जी के हलकारी के रूप में एक व्यक्ति आ रहा है, तो आइए सीधे उनसे ही करते हैं बातचीत। आखिरकार क्या संदेश लेके आते हैं ये, और इस संदेश को किस प्रकार से महारानी तक पहुंचाते हैं। ये संदेश आम जनता के लिए है या किसी विशेष पर्पज से, ये पर्पज रानी का सिद्ध कैसे होता है, ये उद्देश्य देखने के लिए ही हम बात करते हैं सीधे। भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप हलकारा है महारानी जी के? जी हाँ। क्या संदेश लेके आए हैं? महारानी जी, ओ महारानी जी, मो रतन राय को खास ठाकुर साहब को हल करो। पूनम की संध्या में ठाकुर साहब का आदेश से अर्ज करूँ जो कि संदा का संदा गजराज मजा में छे, हंसता खेलता, हारता डोलता, चीखता चंगाड़ता, मस्ती का फटकारा उड़ाना जे। फिर संदेश दे रही जो कि संदा का संदा हाथी मौज कर रहे जे, पाछी जाबा की आजाद छाऊ जू हुकुम पाछी जाओ। सवाल यहां पर तय नहीं हुआ है कि आखिरकार व्यवस्था क्या चल रही है, आम जनता को किस प्रकार से राहत मिल रही है। इस राहत को पाने के लिए आम जनता क्या करे, सीधे ही क्यों नहीं हम बात कर ले महारानी जी से। आखिरकार उनके प्रशासनिक व्यवस्था क्या चल रही है, क्या वो व्यवस्था कर रही है, आम जनता त्रस्त किस प्रकार से हो रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, महारानी के महल में हम आ चुके हैं और महारानी जी से क्यों नहीं सीधी बात कर ली जाए ताकि हालातों का पता चल ही जाए। महारानी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके दीवान ने ये कहा है कि पूरा प्रशासन हाथियों की सुरक्षा और संरक्षा में लगा हुआ है, क्या आखिरकार आपको आम जनता की चिंता नहीं है? क्या दीवान जी सही करे? बकवास बकवास पढ़ो बकवास। हाँ, गासड़ा महाराज का कहो और गीत इंदर राजा का कहो, क्यों? हाँ, जीप झाको तो सनी इंदर राजो भास का पूछना के नहीं हाल रही है। हाँ, वो कड़मुंडा को नाम सुनता ही मारा तन बदन में धड़ बुला दे। काल जो भलसा खवास ठाकुर सा जब तक नहीं जानो थाने अच्छी तरह ध्यान हो चाहिए कि जब मैंने आकाश दिखा छे तो कहीं नाकुसो इंद्रजनक ना दिखा को। हाँ, आकाश में चमकबारी बिजलियां जमीन पर आवे कहीं। हाँ, और तो बर्बादियों था तो या बताओ कि अपन चांद देखबा का लेकर चांद पे ही चला जा कहीं। हाँ, दीवान जी थोड़ी सीख तो मगज लड़ाओ। आज आपने जो परिचर्चा लिखी, जो स्थिति है और कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत की गई और कहाँ पर आज किस मुकाम पर इस पर कोटा के रंगकर्मियों ने, जो वो रंगकर्मी है जिन्होंने हर परिस्थिति में भी रंगकर्म को जिंदा रखा, अपने अभिनय के शौक को जिंदा रखा, किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय। सबसे बड़ी बात है, अलग अलग पेशे से होने के बाद भी अपना वक्त निकाल कर यहाँ आते हैं और अपने जो अभिनय है उसको जिंदा रखते हैं। और बात करें तो कोटा में रंगकर्म की क्या स्थिति है, क्या ऑडिटोरियम है, इस पर भी एक मैं छोटा सा सवाल करना चाहूंगा अनु सिंह से और डॉक्टर साहब से। कोटा में रंगकर्म की क्या स्थिति है, ऑडिटोरियम है या नहीं है? देखिए, ऑडिटोरियम है। अब एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये भी है कि हम सब साथियों ने ऑडिटोरियम के लिए बहुत कोशिश की, बहुत बार आंदोलन किए। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेकिन आज भी ऑडिटोरियम जब हम रंगकर्मी कभी मांगने जाते हैं तो बहुत एहसान करके हमें ये कहा जाता है कि भाई आधी कीमत पे आपको ये मिल जाएगा, और वो आधी कीमत आपको हंसी आएगी सुन के कि 75,000 प्लस होती है जी, मतलब, और रंगकर्मियों के लिए सीमित साधन है ना। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां साहब, ये कहा जाता है कि बिल्कुल मृत प्राय स्थिति में आ चुका है, लेकिन मैं चूंकि थोड़ा सा कविताओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी सारी बात केवल एक इशारे से भेजना चाहता हूँ कि कितना भी खराब बोला जाए, लेकिन मैं ये एक साफ और मुखर तौर पे कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग हैं, कि दिए से जंग जीतेगी अंधेरी रात मत बोलो। ये बात, दिए से जंग जीतेगी अंधेरी रात मत बोलो, अभी तो और बिगड़ेंगे यहाँ हालात मत बोलो। क्या बात, अभी तो और बिगड़ेंगे यहाँ हालात मत बोलो, हमें जब मौत आ जाए खुशी से बोलना, लेकिन अभी हम लोग जिंदा है, अभी ये बात मत बोलो, अभी हम लोग जिंदा है, अभी ये बात। आप काफी सालों से आप लोग अभिनय कर रहे हैं, तो आप
क्या मलाल है कोटा के रंग कर्मियों के ओ? देखिए सर जी, कोटा की जो प्राचीन रंग परंपरा है बहुत ही समृद्ध रही है। कई सारी संस्थाएं यहाँ पर किसी समय पर सक्रिय रहती थी और हर महीने या जो कहें 2 या 3 महीने में कोई न कोई नाट्य मंचन प्रक्रिया होती थी। उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कि रंगमंच का स्थान नहीं है, रंग प्रक्रिया को करने के लिए, रिहर्सलों के लिए स्थान नहीं है, हमने इस प्रकार के गार्डनों में और मंदिर के अहातों में रिहर्सलें करके भी और इस रंग परंपरा को जारी रखा है। इन्होंने उस परंपरा को जीवित रखा है। और आप बहुत संक्षेप में बताएं कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए। दरअसल ये आधुनिक दौर है और आधुनिक दौर में हमें आधुनिक संसाधन चाहिए। निश्चित रूप से हमारा कंपटीशन मोबाइल से है, टीवी से है और अन्य संसाधनों से है। हमें अपने आप को और अपडेट करने की आवश्यकता है, नई पीढ़ी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। टीवी की बात आई तो टीवी की दौर में आप लोगों ने जो मेहनत करके रंग कर उसको जिंदा रखा है, तो क्या पाया है अभी तक? कोटा की बात करें तो आपको क्या अफसोस रहता है? देखो, जो रंगकर्मी अपने आप में संतुष्ट है कुछ ना कुछ करके, असंतुष्ट है लेकिन वो लोगों को सिखा नहीं पा रहा, मंच नहीं दे पा रहा, ये बड़ी तकलीफ है। हमने जो पाया है हम चाहते हैं किसी और को भी देखे जाए। सही बात। ये हमारा प्रयास रहेगा, जैसे भी चाहे दे। हाँ, तो ये थे रंगकर्मियों की जो पीड़ा है। और मैं आपको बता दूं, जिस इस जगह पे हम खड़े होकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसी के साइड में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनको आधी रेट पे दिया जाता है, तो ये रंगकर्मी वो नहीं है कि जो इसके माध्यम से पैसा कमाना चाहे। ये लोगों तक, समाज तक जो अपनी भावनाएं है या जो संदेश है वो देना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। मिले इनको भी मंच तो आम जनता भी जुड़ेगी इनसे और आने वाले समय के लिए नए रंगकर्मी भी तैयार होंगे। इसी आशा के साथ उम्मीद है कि इनको रंगकर्मियों को जो मलाल है वो सरकार, यहाँ की जो स्थानीय निकाय है उसको दूर करे, इनके लिए सुविधा दे। इसी आशा के साथ आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम से संजय दत्ता को दीजिए इजाजत।